यहाँ 1965 से 77 इसलिए लिखा है, 65 में इंदिरा गांधी पीएम आपके थी नहीं, थे तो पहले लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का जो पीरियड था वो बहुत कम था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ याद रखना, अब इसमें सिर्फ हम यही डिवाइड करके लिख लें कि आइडियलिस्टिक अप्रोच इनकी कौन सी थी और रियलिस्टिक अप्रोच कौन सी थी। ठीक, लैंग्वेज फिर आप खुद बना लेना, परिस्थितियां आपके सामने अब सारी आती चली गई। ठीक, तो अब यहां आपके क्या होगा कि जब 1962 में इंडो चाइना वार होगा और 1965 में आपके क्या होगा, इंडो पाक वार। इसके बाद में क्या होगा कि जब 1965 का इंडो पाक आपके वार होगा तो इधर क्या होगा कि अमेरिका हमारे ऊपर हथियारों की आपूर्ति की रोक लगा देगा। ठीक है, तो ये आपके दूसरा पॉइंट हुआ। अब इसी दरमियान आपके अमेरिका के संबंध धीरे धीरे चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते जाएंगे। अब बढ़ते जाएंगे तो अब यहां अब हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अब पंचशील और गुटनिरपेक्षता से या पंचशील थ्योरी या फिर नाम थ्योरी से अब हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो अब यहां आइडियलिस्टिक वैल्यू समझना इनकी और रियलिस्टिक। तो सिंपल, तो अब नेक्स्ट यहां याद रखना, तो इंदिरा गांधी के टाइम में अब हम इनकी रियलिस्टिक पॉलिसी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो रियलिस्टिक पॉलिसी में आपके क्या क्या इन्होंने किया आपके यथार्थवाद में। जब 1962 में इंडो चाइना आपके वार हुआ तो यहाँ पंचशील पे क्वेश्चन मार्क लग गया, और 1965 इंडो पाक वार से पीसफुल को एग्जिस्टेंस या एक दूसरे के क्षेत्रीय सम्मान वाली जो विचारधारा थी उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग चुका था। ठीक, पाक और चाइना से रिलेशन बिगड़ने लगे थे और यूएसए हमसे डिस्टेंस खुद ही मेंटेन करने लगा था। तो अब इनमें प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखते हुए यहाँ इंदिरा गांधी ने आपके सबसे पहले किया क्या कि ये युद्ध जैसी संभावनाओं को अगर हमें रोकना है तो आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करना होगा। तो इन्होंने पूरा ध्यान दिया आर्मी रिफॉर्म पे, आर्मी फोर्स को बढ़ाया गया। ठीक, नए नए आपके आर्म्स खरीदे गए आर्मी के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे आते हैं। अब यहां जैसे ही यूएसए जब इंडिया से दूरी बनाना शुरू करेगा तो हमारे सामने वैकल्पिक खतरा किसका है, पाकिस्तान और चाइना का। ठीक है, तो हम अपना धीरे धीरे झुकाव किस तरफ डाइवर्ट कर देंगे, यूएसएसआर की तरफ। ठीक है, और यूएसएसआर की तरफ जब हम आपके अपना झुकाव डेविएट करेंगे तो यूएसएसआर से भारी मात्रा में हम हथियार भी खरीदेंगे और हमें एक मोरल सपोर्ट भी किसी भी युद्ध के लिए मिलेगा। कहां से, यूएसएसआर से। 1971 का जो इंडो पाक आपके बार हुआ था उसमें इंडिया ने अपनी आर्मी पावर के साथ साथ अपनी डिप्लोमेटिक पावर को पूरी वर्ल्ड को दिखाया, क्योंकि उस बार में आपके यूएसए ने भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, लेकिन यूएसएसआर की वजह से यूएसए विड्रॉ हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट यहां याद रखना, 1971 में रसिया के साथ हमने पीस ट्रीटी साइन की, शांति समझौता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 1974 में इंडिया ने अपना एटॉमिक टेस्ट किया, और 1974 के एटॉमिक टेस्ट के बाद हमने चाइना से अपनी बाउंड्री को सुरक्षित कर लिया। ठीक, यानी चाइना को सीधा चैलेंज कर दिया, क्योंकि इस समय तक चाइना एटॉमिक टेस्ट कर चुका था। ठीक है, चाइना ने अपना कब किया था, 1964। ठीक, चाइना से 10 साल बाद किया हमने, और इस उद्देश्य के साथ किया, एटॉमिक वेपन संपन्न देश। ठीक, यानी कि जो इंदिरा गांधी का जो एटॉमिक टेस्ट करने का जो आपके ऑब्जेक्टिव था वो आपके क्या था कि हमें भारत को एक परमाणु महाशक्ति बनाना है। ठीक, फिर अभी आगे एक और एटॉमिक टेस्ट होगा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 1998, उसका एटॉमिक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव अलग रखेंगे वाजपेयी का होगा मिनिमम डिटरनेंस पावर, न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता। ये हासिल करने के लिए हमने ये एटॉमिक टेस्ट किया है। एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा का आपके शांतिपूर्ण उपयोग। दोनों बातों में अंतर है फॉरेन पॉलिसी में। ठीक, यहां इंदिरा गांधी ने घोषित किया है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भी एटॉमिक जो वेपन है उसमें महाशक्ति बनना है। इसका मतलब इस उद्देश्य के साथ एटॉमिक टेस्ट बनने का मतलब इंडिया को एक सुपर पावर के रूप में उठाने की कोशिश की किसने, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, 1975 सिक्किम का विलय। अब सिक्किम का विलय आपके हुआ। ठीक, तो इससे भी आपके वर्ल्ड लेवल पे क्या हुआ कि इंडिया आसपास के अपने छोटे देशों के साथ क्या रखता है, मतलब एक सुपीरियर की भावना। ठीक, यानी कि एक बड़ी स्थिति में इंडिया। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज का आपके अपोज। ये पूरा जो फेज होगा इसमें आपके यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज से हम दूरियां बना के रखेंगे। उसका दूसरा फैक्टर आपके ये भी था, कोल्ड वार का एरा था, अगर हमें रसिया से नजदीकियां रखनी है तो हमें इनसे दूरियां रखनी होगी। तो ये एक तरीके से क्या है, ये प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक, लेकिन इंदिरा गांधी के इस पूरे शासन काल में कुछ आइडियलिस्टिक अप्रोच भी थी, जैसे कि आपके नाम का इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। ठीक, इसके बाद में
दूसरा देखें हम नाम के सपोर्ट के साथ में इन्होंने भी डिसार्टमेंट यानी निशस्त्रीकरण इसको बढ़ावा देने की बात की। इसके अलावा इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म का इन्होंने भी अपोज किया। ठीक, तो अब इंदिरा गांधी इस कार्यकाल में समझ लेना इनका आइडियलिस्टिक वैल्यूज लिख लिया ना, ये उन्होंने कहा किया, हमने किया उनका अपोज। इंडिया ने यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज का अपोज किया, उन्होंने कोई अपोज नहीं किया। यानी कि हमने जब यूएसएसआर के साथ नजदीकियां बढ़ाई तो उनसे दूरियां हमें बढ़ानी बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, ये इंडिया का पर्सपेक्टिव चल रहा है। चाइना एटॉमिक वेपन संपन्न देश है। ठीक है, अब किसी देश के पास अगर परमाणु हथियार है तो इसका मतलब ये है कि वो हमसे एक स्टेप आगे निकल गया है, वो कभी भी अपने परमाणु हथियार का उपयोग करके हमें दबा सकता है। यानी कि परमाणु हथियार संपन्न देश से कोई दूसरा देश युद्ध करता ही नहीं है। ठीक, 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम फेंक दिया, अगर जापान पे होता तो जापान छोड़ देता? बिल्कुल नहीं छोड़ता। ठीक, इससे आपके सेकेंड वर्ल्ड वार में आपके जापान की आर्मी इतनी पावरफुल आर्मी थी कि इन्होंने अमेरिका का एक आर्मी बेस एक रात में तबाह कर दिया था, पर्ल हार्बर आर्मी बेस। पर्ल हार्बर की जो घटना हुई थी उसमें आपके अमेरिका की पूरी आर्मी बेस को इन्होंने रात रात में तबाह कर दिया। यानी जापान ने इतने उस समय की टेक्नोलॉजी में इतने नीचे उड़ने वाले आपके हेलीकॉप्टर्स बना रखे थे कि अमेरिका के राडार सिस्टम ही नहीं पकड़ पाया, और उन्हीं के आर्मी बेस में जाके उनको मार दिया। उस पर्ल हार्बर अटैक का बदला लेने के लिए आपकी यूएसए ने किया था जापान के साथ है। ठीक, जिससे कि कम से कम जब भी कोई बड़ी शक्ति ये करती है ना, उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि अगर हमारे ऊपर कभी भी गलती की आपने तो हम इसका जवाब इतना खतरनाक देंगे कि आप सदियों तक बाहर नहीं निकल पाओगे उससे। ठीक, जैसे ब्रिटिश इंडिया में हम देखते थे ना, अंग्रेज जब सजा देते थे ना किसी को, किसी विद्रोही को, तो इस कदर सजा देते थे जिससे कि कोई जो दूसरा व्यक्ति है ना वो भविष्य में विद्रोह करने के बारे में सोचे ना। ये ताकत का प्रदर्शन होता है। किसी का दमन करो तो इतना क्रूरता से करना चाहिए कि कोई कभी सोच ही ना पाए।